Assalamu alaikum everyone. Hope everyone is okay. Welcome to another episode of Let's Talk. हमारा कल का एपिसोड बुशरा अंसारी के साथ था, जिन्होंने एक बहुत अमेजिंग सेशन हमारे साथ किया। उसमें उन्होंने गाने भी सुनाए और उसके अलावा उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हमारे लिए, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि स्टक हैं कोरोना के इशू के वजह से। और हमारे आज के गेस्ट बहुत स्पेशल हैं। उन्होंने अपना करियर का आगाज़ एक बहुत ज़बरदस्त दबंग किस्म के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे किया और उसके बाद उन्होंने सहाफ़त को ज्वाइन किया और सहाफ़त में भी बहुत हार्ड हिटिंग किस्म का, बहुत ज़बरदस्त किस्म का जर्नलिज्म किया, जिसकी मिसाल अभी भी दी जाती है। उनके किए गए प्रोग्राम्स में से कई प्रेसिडेंट्स बने और कई लोगों ने उसमें से पॉलिसी चेंजेस की। इसके अलावा वो लोग मुख्तलिफ़ हुकूमतों को एडवाइस भी करते रहे। मैं बात कर रहा हूँ इफ्तिखार अहमद साहब की, और अब मैं उनको इंशाअल्लाह ताला ज्वाइन इन करवा रहा हूँ। मैंने इफ्तिखार साहब आपको भेज दिया इनविटेशन, आप उसको अगर देखें। We're just waiting for Iftikhar Saab to accept the invitation. ये आपको इनविटेशन आया होगा सूफी फाउंडेशन की तरफ से। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो यू विल बी एबल टू एंटर इनटू द सेशन। हेलो यास्मीन, हेलो सबाहत फारूक। जस्ट वेटिंग। तो खैर साहब, आपको मिल गया इनविटेशन? अगर आप काइंडली उसको, ये आई थिंक ही, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तुम कैसे हो? क्या हाल है सहार साहब, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आपको आपका ये फर्स्ट एवर इंस्टाग्राम सेशन है। ओह यस, पहली दफा। मैं तो अवॉइड ही करता हूँ इस किस्म की चीजों को, लेकिन आपको मैं इसलिए इनकार नहीं कर सका कि एक तो बहुत आपका शुक्रिया। काम जो मैंने देखा लाहौर में, खासतौर पे उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। तो देयरफॉर मैंने कहा भी चले, एक आदमी जो इतने सारे फील्ड में काम कर रहा है तो उसको हमें मिलना, मेहमान बनना चाहिए। नहीं, बहुत तो मैं शुक्रिया, एट योर बहुत आई एम शुक्रिया, एट योर बहुत शुक्रिया। यू हैव ऑलवेज बीन वेरी काइंड। आपके साथ पहले भी जब हम प्रोजेक्ट कर रहे थे तो काफी अच्छा इंटरेक्शन रहता रहा। आप पीएचए में थे, आपने काफी अच्छा काम किया। इतना अच्छा सुरमान प्रोजेक्ट था आपका जो शहर खामोशा है, ये कभी किसी ने सोचा भी हम्म, नहीं था। और ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी उस वक्त के हुक्मरानों की, और 3-4 साल इस पे काम हुआ। और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कहा गया कि भी जगह को हम्म, आइडेंटिफाई करें। और यू वर लकी कि आपको जगह आइडेंटिफाई करके दी गई, एंड यू वर लकी कि आपने वो किया। तो यही हम्म, खिदमत होती है। कम्युनिटी सर्विस क्या है? हमारे मुल्क जी, में कम्युनिटी सर्विस को बुरा समझा जाता है और इसकी इसकी तारीफ नहीं की जाती। मुझे अभी हम्म, अभी तक मुझे हम्म, बड़ा कहा जाता है कि भाई वाई तुमने क्यों वाइस चेयरमैन और पीएचए का रोल प्ले किया। मैंने कहा भाई, मैंने हम्म, गाड़ी, दफ्तर नहीं लिया, मुलाजिम नहीं लिया, ऑफिस नहीं लिया, लेकिन हम्म, शहर को जो दिया, एक बटरफ्लाई पार्क दिया, एक जलो बोटेनिकल हम्म, गार्डन दिया, और ये जो हमने यादगार पाकिस्तान को कन्वर्ट किया उस ग्राउंड को, सारे को, हम्म, इसे वाली चीज है। असल में हमारे हम्म, मुल्क में कम्युनिटी सर्विसेज का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर वो करे तो उसके हम्म, पीछे फिर ढूंढा जाता है कि यार इसका लालच होगा, ये काम हम्म, करता होगा, ये कमीशन खाने के हम्म, लिए किया होगा, इसने किसी को हम्म, मुलाजम करवाना होगा। वेरी सैड। मतलब मैं, आप देखो, इंग्लैंड में मैं जाता था, बड़ा इंस्पायर होता था। दरख्तों के ऊपर लोगों ने वो लगा रखे हैं अपना क्लिप्स के कि भाई हमने ये दरख्त अपनी वालदा के नाम पे दिया है। बेंचों पे देखो तो हम्म, बेंचों पे लिखा हुआ है कि हमने अपने हम्म, बुजुर्गों के नाम पर दिया। हमारे मुल्क में है ही नहीं। हम्म, और अगर कोई ऐसा हम्म, काम कर दे तो कहा जाता है कि उस हम्म, हुकूमत का चमचा है, ये उस हुकूमत के फायदे ले रहा है। और मतलब जो शहर खामोशा बना गए हो, कोई बनाए, हम्म, उसके अंदर बनाए, एंड दैट इज गुड। जी जी जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि सोशल सर्विस का कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं है और हमेशा से समझा जाता है कि बस बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए जाएं, लेकिन जो असल प्रोजेक्ट जो कि लोगों की बुनियादी जरूरियात हैं, जब तक वो पूरी नहीं होंगी तो किसी बड़े प्रोजेक्ट का कोई फायदा नहीं होता।
और इसीलिए कब्रिस्तान एक बड़ा हमारा सेंट्रल प्रोजेक्ट था, और उसमें बल्कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि पीएचए में आप थे, तो वो हमारा जो पहला लाहौर का बना, उसमें उसकी जो सारी गार्डनिंग हमने पीएचए से करवाई थी, उसमें आपकी बड़ी सपोर्ट थी, सो थैंक यू फॉर दैट। जी जी। इसलिए ना देखो दोस्त, बात ये है कि अगर सड़कों पे हम दरख्त लगाते हैं तो साइकिल ही लगाते हैं ना, तो यहाँ पे लोग जो सड़क पर दरख्त लगाते हैं तो दुकानदार कहता है कि जी मेरी दुकान के आगे से दरख्त काट दो। तो भाई जो दरख्त लगाया गया है किसी के साय के काम आएगा ना, कि आपके भी काम आएगा। क्लाइमेट चेंज आएगी, क्लाइमेट में बिक्री आएगी। यहाँ पे 700 एकड़ जमीन पड़ी थी अपना लाहौर के पास तोड़ घाटी, तो हालांकि वो हमारी मेरी जुरिडिक्शन में नहीं थी। मैंने कहा फॉरेस्ट वालों को, एंड जो फॉरेस्ट सेक्रेटरी बड़े अच्छे थे वो सारे बदल वगैरह, उन्होंने इंटरेस्ट लिया, तो 700 एकड़ के ऊपर बेहतरीन जगह बन गया। तो ये वो काम है जो आपने किया, हमने भी आपके साथ मिलकर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया। मैं तो खैर बड़ा बुरा बना, मुझे तो बहुत हुई। और फिर फाइनली एक आधे को नोटिस भी दे दिया 5 करोड़ का। 4 साल हो गए हैं हाँ, लेकिन वही बात है ना कि जब स्टेटस को तोड़ो तो फिर इस तरह की आवाजें तो आती हैं, लेकिन जब तक आवाजें ना आए पता नहीं चलता कि काम अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि अगर काम आप पुराना ही कर रहे हो। जी। नहीं, स्टेटस को थोड़े बहुत काम हो सकते हैं। देखो ना, ये मौजूदा जो चीजें चल रही हैं, इन्होंने ये तो स्टेटस को तोड़ने के सबसे बड़े हामी लोग आए हैं ना, तो बड़ा मजा आता है अगर स्टेटस को तोड़ देते। और खास तौर पर मेरा जो मेरा शौक है दरख्तों का, परिंदों का, पौधों का, तितलियों का, फूलों का, पर इसमें बहुत ज्यादा काम किया जा सकता है और अभी भी है। और यही एक जिंदगी है यार, और क्या है। मतलब मैं आप स्ट्रक्चर खड़े करते जाएं इसके मार्बल के, या आप स्ट्रक्चर खड़े करते जाएं, तो वो तो फिर क्लाइमेट के साथ आप जाति कर रहे हैं। चलो बिल्कुल। हम किसी और तरफ चल पड़े बिला नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट बात थी, अच्छी बात है, आपने पहले ही छेड़ दिया। तो बात करते हैं आगाज आपकी गुफ्तगू का आपके अर्लियर ईयर से। आपने यूवर बल्कि उर्दू में ही बात करते हैं, आप एक बड़े दबंग किस्म के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, आपने काफी काम किया पॉलिटिकल पार्टी, खासकर पीपल्स पार्टी के लिए। तो उसमें आपने फिर मूवमेंट चलाई अयूब खान के खिलाफ, और फिर आप यू वर वन ऑफ द फ्यू पीपल जिन्होंने भुट्टो के साथ काम किया उस जमाने में, जब पीपीपी थी और उनके खिलाफ कौमी इत्तेहाद था। तो क्या आपकी मेमोरीज हैं उस टाइम की, और आपको तब की स्ट्रगल और आज की स्ट्रगल में, जिस तरह आप धरने होते हैं, अब मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट चलाई जाती हैं, तो एज अ पॉलिटिकल वर्कर आप क्या फर्क समझते हैं कल के पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में? देखो भाई, बात यह है कि जब हम नौजवान थे और हम एक जद्दोजहद कर रहे थे तो वो नजरियाती जद्दोजहद, आज ये कोई नजरियाती जद्दोजहद मैं नहीं समझता हो रही है। उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक नौजवानों की जद्दोजहद चल रही थी वियतनाम की वॉर के खिलाफ, और इवन अमेरिकन कैंपस में फायरिंग हो रही थी, वहां पे लड़के मारे जा रहे थे। तो वो अपसर थी सारी दुनिया में। और सेम पाकिस्तान में थी, जो हमारे सीनियर थे मिराज मोहम्मद खान वगैरह, ये हमसे सीनियर थे, ये कंट्रीब्यूट कर रहे थे और इन्होंने कुर्बानियां दी थी। हम यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस के खिलाफ लड़ रहे थे। यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस एक बहुत ही खौफनाक किस्म का कानून था जो नहीं होना चाहिए था। और ये बात जब जारी थी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसमें इस सारे फिजा में आ गए। तो आई हैव वर्क विद हिम व्हेन आई वाज हार्डली 17 years old, hardly 17 years old. That is why, along with my friend, Allah Ta'ala उसके बख्शिश करे, ज़फ़र अहमद, we work very hard. And ये वो नजरियात की बात थी। हमारा ये ख्याल था कि हम मुल्क में गरीबों की बेहतरी के लिए सरमायादारी और जागीरदारी के ऊपर चेक एंड बैलेंस रख के हम गरीबों की मदद कर सकते हैं। कि मुल्क को जिनके लिए बना है, जिन्होंने कुर्बानी दी है, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन में पार्टिसिपेट किया है, और इतनी खौफनाक ब्लडी माइग्रेशन है, तो उसमें जो लोग आए हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट, रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट 68, 69, 70, 47 में पाकिस्तान बनता है, तो विद इन द सेम पीरियड अभी 18,000 के बाद, तो हम उन लोगों के लिए लड़ रहे थे। और मुझे खुशी है कि जो हमारे मुखालिफ थे जमात इस्लामी वाले, वो भी एक नजरियाती जंग लड़ रहे थे हमारे खिलाफ। उनके ख्याल में मौलाना अब्दुल्ला मौदूदी का जो कहना था, या जो उनकी सोच और फिक्र थी, वो ज्यादा बेहतर निजाम ला सकते थे। तो ये दो नजरियात की जंग थी, और इसमें कोई पैसा नहीं था, कोई लालच नहीं थी। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विल कम इनटू अ पार्ट, मतलब 67, 68 में बने और 70s में आप इलेक्शन में चले जाएं।
इलेक्शन में मैंने इसलिए ज्यादा काम करना पड़ गया कि कौशल न्याजी वॉज अरेस्टेड, तो मुझे और मेरे दोस्त सभी को, वो आजकल वहाँ पे नीदरलैंड में होता है, जब तारिक अजीज जो बहुत मशहूर एंकर थे उस जमाने के, उनको मौका मिला कि हम लोगों के साथ जाएं, इंटरेक्शन करें, तकरीर करें। तो मैं और नजीर नाजी साहब, वी वर वेरी एक्टिव हियर इन लाहौर एंड फैसलाबाद। तो वो असल में कमिटमेंट की बात थी, लालच नहीं था। यानी हमारे सामने ये नहीं था कि इक़्तिदार में आएंगे, कोई जॉब मिलेगी, कोई नौकरी मिलेगी, कोई भाइयों को बच्चों को नौकरी कराएंगे, वो कब्जे करेंगे। नो, नॉट लाइक दिस। अफसोस होता है मुझे, मैं समझता हूँ हमने सारी जो, मेरी अपनी बात नहीं है, मेरे साथ हजारों ऐसे लोग थे, हजारों ऐसे नौजवान थे, यूनिवर्सिटियों के, कॉलेजेस के। शायद महमूद नदीम का मैं नाम ले सकता हूँ, तारिक लतीफ का नाम ले सकता हूँ, तारिक मसूद का नाम ले सकता हूँ, जावेद इस्लाम का नाम ले सकता हूँ, बाद में आने वालों में इम्तियाज आलम वगैरह हैं, ये हमसे जूनियर है, हम इनके नाम ले सकते हैं। हम मकसद पे ही जंग लड़ी, और जिन लोगों ने हमारा मुकाबला किया, लियाकत बलोच ने या फरीद पाशे ने या अमीर रजीम ने, वो कोई बुरे लोग नहीं थे, उनका एक मौकफ था। आज उसकी बात एक मौकफ है ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि गरीबों के लिए क्या किया जाएगा, मुझे नहीं पता बेरोजगारों के लिए क्या किया जाएगा, मुझे नहीं पता तालीमी निजाम में जहाँ पे एक तरफ आदमियों को 30, 40, 50 लाख रुपया खर्चना पड़ता है डिग्री के लिए, और हम 6,000 के अंदर डिग्री ले क्या करते थे, उसका क्या बनेगा। अब तो सुना है कि एमए और बीए को खत्म करना चाह रहे हैं फ्रॉम दी जो सरकारी कॉलेजेस हैं, कि जी नहीं यहाँ पे नहीं पढ़ाना, प्राइवेट कॉलेजेस पढ़ाएंगे। बड़ी चीज है, और आज का नौजवान नहीं समझता, खासतौर पर वो नौजवान जो 1980 के बाद का पैदा हुआ है, वो सारी जद्दोजहद को समझता नहीं। और दोस्त, एक बदकिस्मती ये है कि हमने उस सारी जद्दोजहद को उसको कोई लिखा नहीं, उस पर कोई किताब नहीं आई, उस पर कोई ऐसी चीज नहीं आई जिसमें नौजवान नस्ल को पता लगता कि वो थी क्या, मकासद क्या थे, सेक्रीफाइस की नोयत क्या थी। मैं खुद किले में गया हूँ, जेल में गया हूँ, और मैं उस जमाने में जेल में गया हूँ जब 1 यूनिट था, तो मुझे और मेरे 5 साथियों को सजा हुई, तो हमें सीपी भेज दिया गया। सीपी वॉज इन बलूचिस्तान, उसके 1 यूनिट था। तो नॉर्मली टेम्परेचर सीपी में बहुत ज्यादा था, बिकॉज मार्च में हमें वहां पे भेजा गया, और शुक्र है कि जुलाई में 1 यूनिट टूट गया। ये ज्यादा वॉर की बात है? Oh no, it is the day of Jaya Khan, while we were fighting against Jaya Khan. तो ये 1 यूनिट जब टूटा तो मुझे शाहपुर सदर जेल भेज दिया गया, सरगोदे में एक जगह है, वहां पे जंगीर मुदर था, मुख्तार राणा साहब थे, और तनवीर बख्श ताबिश था, वेरी नोन जमात इस्लामी guy, and he has been a बैंक ऑफिसर later on। तो हम करे, तो ये लिखी जाती है, और मैं अकेला नहीं हूँ, मैं आपसे फिर आज कहना चाहता हूँ, हजारों लोग। और फिर जिया के दौर में जो जुल्म हुआ उसकी वजह से ये हुआ कि हमारे दोस्तों को इस हद तक मजबूर कर दिया गया, वो मुल्क छोड़ के। आज उनमें शख्सियत आपको कनाडा में मिलेगी, अमेरिका में मिलेगी, बरतानिया में मिलेगी, जर्मनी में मिलेगी। वो बहुत टैलेंटेड लोग थे, बड़े पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन ना कितनी जंग लड़ते वो कोई वो अपना मसला जब तो नहीं कर रहे थे। तो वो आपके प्रोग्राम के जरिए मेरी अपील होगी नौजवानों से, यार तो गॉड से इस मुल्क को तब्दील करने की कोशिश करो। अब 22 करोड़ हो गए, लाखों पढ़ रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटियों में, उनका फ्यूचर क्या है, उनको कौन सी तुम नौकरी दोगे, इस पे भी बात होनी चाहिए। लेट्स टॉक समथिंग लाइट, बिकॉज हाँ, लाइट पे भी जाते हैं, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज है। इसमें मैंने आपसे एक कंपैरिजन पूछना है कि आपको मेरे से ज्यादा पता है, लेकिन जब भुट्टो दौर में, जब भुट्टो ने रिजाइन किया और यूब खान की कैबिनेट से और ट्रेन जर्नी ली, और उसके बाद एक पीपल्स पार्टी की मूवमेंट शुरू हुई, तो उसके बाद जब जिस तरह एक पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई और आज तक पीपल्स पार्टी का वो एक नाम और एक स्टैंडिंग मौजूद है पॉलिटिकल, उसके बाद अगर देखा जाए तो आईजीआई और उसके बाद पीटीआई की, जब पीटीआई ने जब अपनी उड़ान पकड़ी और ये धरना और ये सारी चीजें शुरू हुई, तो क्या आप ये समझते हैं कि ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जिसको लूज कर दिया गया गलत डिसीजंस की वजह से, कि एक मूवमेंट बन सकती थी जिसको गलत डिसीजंस और गलत लोगों की इंडक्शन की वजह से जाया कर दिया गया? देखिए, यहाँ तक तो आईजीआई की मूवमेंट का तलक और आईजीआई की बात है, ये बात है दोस्त कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में 4 दफा अपोजिशन ने उनको गिराने की कोशिश की, और
बांग्लादेश मंजूर करो और ना मंजूर करो की तहरीक चली। एमडीज का जो इशू है वो बड़ा हाई क्रिएट कर गया, और फिर उसके बाद उन्होंने दबाव जारी रखा भुट्टो पे, एंड फाइनली वो भुट्टो को सजाए मौत दिलवाने में कामयाब हो गया। बड़े मजे की बात है, और इस पर कभी गौर कीजिएगा, क्या गिरफ्तारी अली भुट्टो के लिए मुमकिन नहीं था कि उस एफआईआर में जो थाना इशरे में दर्ज थी, किसी भी 5-10 अपने सियासी वर्करों को सजा दिलवा के बाद में उनकी सजाए मौत को सदर फजल चौधरी से माफ करवा देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो एफआईआर वहीं पे मौजूद रही और फिर उसी एफआईआर की बुनियाद पर उसको सजा दी। अब आपका ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। जो तहरीक है पीएनए की, वो बड़ी माने खेज तारीख है। वो तहरीक शुरू हुई महंगाई के खात्मे से निज़ाम मुस्तफा की तरफ, और आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, महंगाई अपने अरूज पर है और निज़ाम मुस्तफा भी नहीं है। ठीक, अब आए आईजीआई, जो ये 80s के बाद की गेम है, 85 के बाद की, जब जावड़क ने कहा कि भी मैं इलेक्शन नहीं कराता, फिर उसको 88 में इलेक्शन कराने पड़े। 88 to 90 तक का मामला जो है वो था कि किसी तौर पे पीपल्स पार्टी का खात्मा किया जाए और इसको हटाया। आईजीआई उसका एक हिस्सा था। आईजीआई में वो तमाम एलिमेंट शामिल थे जो पीएनए में शामिल थे, सारे के सारे, माइनस आई थिंक माइनस वाली खान, बाकी एवरीबॉडी वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट आईजीआई। ओके, आईजीआई भी अपनी चीजों को हासिल नहीं कर सकी, देखें उनका हसूल क्या था। और जब फिर 1999 का अपना इंकलाब आता है, तो फिर देखें कि क्या होता है, और आज हम कहाँ खड़े हैं। और आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लिए पीटीआई का। यस, इस सारी सूरत में पीटीआई की जो क़यादत थी और पीटीआई का जो मौक़िफ़ था, और मैं उस जलसे में मौजूद था पहले में, जो पीटीआई ने लाहौर में किया, और मुझसे ये सब मुझसे ये सवाल किया जा रहा था बार बार उन लोगों से कि भी आप कंपेयर करें विद मीटिंग। मैंने कहा आई विल नॉट कंपेयर इट, बिकॉज उस जमाने में ट्रांसपोर्ट कम थी, उस जमाने में लोगों की मूवमेंट कम थी, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी गैदरिंग होती थी। तो आज ट्रांसपोर्ट भी है, लोगों की मूवमेंट, तो आई वोंट कंपेयर इट विद दोज प्रोसेशन, विद दोज पब्लिक, लेकिन यस इट्स अ वेरी बिग पब्लिक। वहां पे जो मैसेज दिया गया वो मैसेज बाद में बिल्कुल ही भूल गए, और ये फिर चले गए विक्टिमाइजेशन पे कि जी हमने कुछ लोगों से पैसे निकलवाने हैं। अब बदकिस्मती की बात है, 20 महीने पैसे भी नहीं निकले, नौजवानों को समझाया भी नहीं गया कि तब्दीली कैसे आएगी, और कोई वो जिसको आप कहते हैं प्लानिंग नहीं है, मनसूबाबंदी नहीं। मसलन पीपल्स पार्टी ने जितनी इस्लाहात की हैं, आप 73 से लेके 77 तक की इस्लाहात देख, वो इस्लाहात तक भी हो सकती थी ना, कोई मनसूबा बनाया था, उनका कोई होमवर्क था तो उन्होंने की। इनका 20 महीने में होमवर्क हमें नजर नहीं आया। इनका क्या फ्यूचर प्लान है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। बहुत अच्छा गोल्डन चांस था, बिकॉज नई जनरेशन आ रही थी, लोग आ रहे थे, लोग 30 साल की तंग आ गए थे 2 हुकूमतों से, और इनके पास चांस था कि एक नई हुकूमत। सॉरी यार, ये मेरा जो मेरी आवाज वाला मसला है, ये गड़बड़ कर रहा है, मुझे माहिर नहीं हूं। आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज सही आ रही है, ताकि मुझे आपकी आवाज आती रहे। हाँ जी, तो मैं इसको कैसे कर लिया, चले लगे मेरी तस्वीर अच्छी नहीं, तस्वीर अच्छी नहीं आई ना, तस्वीर सही आ रही है आपकी, कर देता मैं। तो बात यह कि अगर ये चाहते हैं इनके पास कोई मंसूबा होता तो ये कर सकते थे। देखो ना, एक पूरी जनरेशन आई इनके पास नहीं, और पता है वो जनरेशन वो उस वक्त भी यूथ थी। ये जो 70 की मूवमेंट है, 70 की ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की मूवमेंट, या जमात इस्लामी की उसके खिलाफ जो मूवमेंट है, या जो उसका पीएनए की मूवमेंट है, यूथ थी उस सारों दोनों तरफ, ठीक है। इनका यूथ आई थी, ये यूथ को पढ़ लिखी यूथ थी। बड़े मजे की बात है, आज तो लम्स के लोग हैं इनके पास, आज तो बड़ी बड़ी महंगी यूनिवर्सिटी के बच्चे इनके पास हैं। हम लोग तो गवर्नमेंट, ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज के और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एनडी स्कूल, क्या नाम है वो जो इंजीनियरिंग वाली है कराची के, उसी के बच्चे थे ना। हम तो इतने महंगे स्कूलों के, इतनी महंगी जगहों से पढ़े हुए, इतने अच्छी इंग्लिश बोलने वाले और इतने अच्छे फलसफे को जानने वाले और अच्छी इक्तिसादियात को जानने वालों में से तो नहीं थे। अब तो इनके पास उससे बेहतर लोग थे। अब इनको सोचना चाहिए कि दिस इज नॉट देयर कंट्री, दिस इज योर कंट्री, दिस इज माय कंट्री। आई मे अपोज देम, बट आई एम ए पाकिस्तानी। हमें उस नेशनलिज्म को वापस लाना पड़ेगा। हमें ये फेडरेशन है, फेडरेशन के चारों जो यूनिट्स हैं, इनको इकट्ठे लेके चलने हैं। सॉरी यार, पीपल लाइक इट,
नहीं नहीं फिर वो नहीं, यही तो सवाल ये यही था क्योंकि ऐसी बात होती नहीं है आजकल। मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था कि आजकल टॉक शोज आप जब भी देख लें, कोई भी इस तरह की चीज देख लें, तो उसमें कोई कंटेंट पॉलिटिकल, जिसे सही पॉलिटिकल कंटेंट कहते हैं, वो नहीं मिलता। सिर्फ मड स्लिंगिंग चल रही होती है और एक दूसरे की आप गलतियां निकाल रहे होते हैं। लेकिन कोई जो यंग जनरेशन है उसको ये पता ही नहीं है कि फेडरेशन क्या है, उसको पता ही नहीं है फेडरेशन को इकट्ठे रखने के लिए किन चीजों की जरूरत है। तो ये इसलिए पाकिस्तान की हिस्ट्री, खासतौर पर पॉलिटिकल जो टर्मोइल है, मैं कम से कम ये समझता हूं कि जो अगर यंग जनरेशन के लिए ये एक बहुत बड़ा एक भयानक ख्वाब साबित हुआ है कि अब उनका जो होप थी कि कोई रेवोल्यूशन आ सकता है पाकिस्तान में, कोई नई पार्टी आ सकती है, वो खत्म हो गया। क्योंकि अब वही चीजें दोबारा रिपीट हो रही हैं जिसको खत्म करने की बेस पे ये पार्टी आई थी पाकिस्तान में। सुबह साहब देखें, रेवोल्यूशन आ सकता था। मैं आपको बताऊं कि देखें, ये 1 करोड़ से 1 करोड़ पता नहीं कितने लाख वोट लिए, और मैचों का जो यंग ग्रुप है इसके इलेक्शन सेल का इंचार्ज रहा हूं। तो जब 2013 के इंतखाबात हो रहे थे, वी वर इन कराची, हम कराची से ऑपरेट करते हैं। आप यकीन करें, मिराज अहमद खान मरूम जैसे लोग पानी की बोतल लेके लाइन में खड़े थे वोट देने के लिए। तो एक तब्दीली हमने देखी वहां पे। एमक्यूएम के शहर में वो लोग भी आके खड़े हो गए जो एमक्यूएम के खिलाफ वोट करना चाह रहे थे, उन्होंने किए, उन्होंने वोट। तो तब्दीली शुरू हो गई थी। लेकिन उस तब्दीली को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना तो काम लीडरशिप का होता है ना। जैसे भुट्टो से लड़कियां हुई कि भुट्टो ने जो पोलिटिकल पार्टी बनाई वो एक मकसद और एक नजरिए में बनाई, और फिर एक स्टेज पर आके उसने जब जागीरदारों को पार्टी में शामिल किया, जब उनसे उसने मशावरत शामिल की, तो वहां पे उसको नुकसान हुआ। तो पार्टी में धड़ेबंदी भी हुई। गुलाम फखर, हनीफ रामी, एम के खाकमानी, राजा मुनव्वर, ये सब लोग अलहदा हुए और हमें इस सिलसिले में किले भी जाना पड़ा। नुकसान तो होता है जब आप अपने आइडियाज को से हिलते हो। अब हमें समझ नहीं आ रही कि ये दोस्त जो है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, ये किधर जाएगा। ठीक है, बदला अपनी जगह होता है। आपको गुस्सा है अपनी जगह, करप्शन का खात्मा, इसके लिए जो तरीकाकार है वो अपनी जगह हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन क्या, मैं आपके 25 नंबर आपको देता हूँ कि आप करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन ये 75 काम आपने और करने, 75% नंबर्स के, तालीम के, रोजगार के, डेवलपमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, आपने बहुत सारे वादे किए हुए हैं उसके, आप पॉलिसीज डिसीजन चेंज करेंगे, वो किधर गए? उसके 75 नंबर भी तो देने हैं ना। और दूसरी बात है कि 1980 के बाद पैदा हुए हैं, बच्चे पैदा हुए हैं, वो तो जानते नहीं कि पाकिस्तान है क्या। मेरी सॉरी टू से, वो मुझे गालियां फिर देंगे अभी शाम को बाद में जाऊंगा अपने उस पे ट्विटर, मुझे अच्छी खासी गालियां, और गालियां भी इतनी जबरदस्त देते हैं। वो मकसद है, वो या तो कहने के इफ्तिखार, आप फजूल बातें करते हो। आप जो बात तब्दील है, आप कहते हो प्लानिंग होनी चाहिए, गलत कहते हो। आप कहते हो गरीबों को रोजगार मिलना चाहिए, गलत कहते हो। भाई हमें बैठ के फैसला करना है 22 करोड़ लोगों को कैसे लेके चलना है, हमारे वसाइल क्या हैं। ये यार ये काम नहीं है तुम्हारा। क्या अमेरिका में ये डिबेट नहीं हुई? क्या ये माजी में बरतानिया में ये डिबेट नहीं? क्या ये डिबेट जो मैं चाहता हूँ या मेरी उम्र के लोग जो चाहते थे, क्या ये गलत डिबेट थी? ये दुरुस्त डिबेट थी। अभी नाकामी तो क्या हम इसमें कामयाब हो सकते थे या नहीं कामयाब हो सकते थे, बाकी बहस है। हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आ जाए आपके जर्नलिज्म के ऊपर। कि अब आपके इधर, पहले तो मैं आपको दे दूं कि आपके लिए काफी सवाल भी आए हैं। एक सवाल है जी आतिक साहब का कि पाकिस्तान का असल मसला क़यादत का बहरान है या निज़ाम? अवामी क़यादत कैसे आएगी? देखिए, अवामी क़यादत तो बजरिया वोट आएगी, इस पर तो कोई दो डिबेट हो नहीं सकती है। मैं देखिए, दो आइदर बाय बुलेट्स और बाय बैलेट। बाय बुलेट्स का मैं हमेशा कभी भी रहा, बैलेट्स की मैंने जंग हमेशा लड़ी। आई स्टैंड फॉर डेमोक्रेसी, यू गो टू द पोलिंग स्टेशन, यू वोट फॉर इट। लेकिन मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं इस बुढ़ापे में, और मेरा पहले भी ये इशू था कि लोकल बॉडी सिस्टम के बगैर आप पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क के जिसमें 22 करोड़ लोग हों, इसको चला नहीं सकते। इतनी बड़ी फेडरेशन जो है, जो इतने वसी इलाके में फैली हुई है, उसको चलाने के लिए आपको लोगों को एम्पावर करना होगा। लोगों से मुराद की सतह पे, तहसील की सतह पे, तहसील में भी बहुत सारे टुकड़े करके आपको एम्पावर करना पड़ेगा। लेट द पीपल डिसाइड कहाँ बनना है, कौन सी गली बननी चाहिए,
किसको किस तालीमी स्कूल बेहतर करना है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कैसे होगा, पार्किंग का क्या तरीका होगा, ग्राउंड्स कितने होंगे, प्लेइंग ग्राउंड कितने होंगे, हमने कितने अपने बनाने पार्क बनाने हैं, ये फैसला उन लोगों को करना चाहिए। हर फैसला सेंट्रल, यू हैव बीन इन द गवर्नमेंट, यू नो बेटर देन मी। PC1 जब बन जाता है तो PC1 बनने के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल है, वहां पे कोई अगर एक आदमी सुप्रीम कहीं लगा दे कोई कि जनाब ये नहीं बन सकता, तो प्रोजेक्ट गया। यू आर लकी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट शायद खामोशा का, क्योंकि यू आर गेटिंग द सपोर्ट ऑफ द CM, दैट इज द थिंग। तो हमें सिस्टम को बदलने के लिए वोट पे इत्मीनान रखना चाहिए, मेरा तो यही राय होगी इसमें। बिल्कुल 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 सही बात है। अच्छा, अब आपके जो आपने जवाब दे जब प्रोग्राम शुरू किया, उसमें काफी काफी हार्ड हिटिंग इंटरव्यूज किए, बेनजीर साहब का किया, फिर उसके बाद आपने उनका जस्ट नसीम हसन शाह साहब का किया था। कोई ऐसा इंटरव्यू, एनी रिग्रेट्स अबाउट एनी ऑफ द इंटरव्यू के आपने कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा जिसमें बेनजीर साहब का इसमें अपसेट हुई? एनी रिग्रेट्स दैट यू हैव अबाउट दैट? आई हैव नो रिग्रेट्स। मेरा कोई एजेंडा नहीं था। ये 40-45 इंटरव्यूज हैं, मेरा कोई एजेंडा नहीं था, ना मेरी टीम का। हम रिसर्च बेस्ड इंटरव्यू पाकिस्तान में कर रहे थे। मुझे इसकी ट्रेनिंग मीर शकील रहमान ने दी थी। जब मैं जंग के सफात के लिए गैर सियासी इंटरव्यू कर रहा था पहली दफा तारीख में, ये जो प्रिंट किया गया है, तो मेरा उस्ताद इसमें मीर शकील रहमान था। और मीर शकील रहमान का ये कहना था कि आप रिसर्च करें, आप एक आदमी जो इंटरव्यू करने जा रहे हैं उसके बारे में आप पूरी तहकीक करके जाएं। वही तहकीक मैंने जो सीखी, वही जब 2002 में मैं जियो में आया, उसी तहकीक की बुनियाद पर इंटरव्यूज किए गए। कोई भी मुझे, ना तो मैंने किसी के साथ, मैंने कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं किया। मरहूम अब्दुल हफीज भी ज्यादा आज से खौफजदा थे कि शायद मैं कुछ ऐसे सवाल करूंगा। इमरान खान साहब का कहना था कि मैं शायद कोई ऐसे सवाल करूंगा। मैंने उनको सिर्फ इतना कहा कि नो, वी आर हियर फॉर ए गुड इंटरव्यू, फॉर ए गुड इंटरेक्शन। इवन जो आपके मुशर्रफ साहब हैं, उनके साथ जब काफी इंटरव्यू हो गया, तो 2 जर्नल उनके वो टाई को ठीक करने के लिए आए और उनके कानों में कहा कि इसको बस करें। बट आई मस्ट गिव क्रेडिट टू मुशर्रफ, नहीं इसको चलना चाहिए। और बेनजीर साईं, I have a lot of respect for that lady। और बड़े मजे की बात है, खातून हमें सुबह कह रही थी कि मेरे पास तो बहुत कम है, 1 बजे मैंने मेहमानों को बोला, वो 1 बजे तक खत्म कर देना। वही खातून जो नाराज हो गई वापस आई, फिर उसने हमें पुरतकल्लफ दोपहर का खाना खिलाया और घंटों हमारे से बात। और वो ईद का दिन था, आप ईद का, हम यहाँ से ईद छोड़ के वहां पे गए थे। और मेरे ज़हन में जब मैं शरफ का प्रोग्राम करने, मैं और मेरी टीम में एक ज़हन में था, अगर हमने लूज बॉल किया तो लोग कहेंगे कि ये कोई काफी नहीं है, प्लांटेड है, ऐसे ही हैं, फजूल किस्म के लोग हैं बस। तो ये यकीन करो हमारे ज़हन के ऊपर इतना दबाव, हम उस दबाव में गए, ये तो कुत्तों ने हमें सुना। मुझे और गुस्सा आ गया, मैंने कहा यार ये क्या है। तो उस गुस्से का नतीजा ये हुआ कि जब मैंने उसको एक बात जो किसी को नहीं पता थी, जो उसने अपनी किताब में नहीं लिखी थी, मैंने कहा सर आपको घर में प्यार से पल्लू पुकारते हैं? तो कहने लगा तुम्हें तो ISI में होना चाहिए था। मैं कहा सर वो ISI नहीं पता लगा कि ऊपर सियाचिन में क्या हो गया। बस यहाँ इस पॉइंट पर मेरे और उसके सीन फंस गए, एंड देन वी वेंट। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। देयर आर फ्यू पीपल हु रिफ्यूज टू कम टू माय प्रोग्राम, वो उनकी मर्जी थी, वो बेहतर जज हैं कि उनको आना चाहिए आना चाहिए। आई हैव डन प्रोग्राम फ्रॉम 1952 का जो बगावत है, उसमें पोशनी वाद जिंदा एक कैरेक्टर रह गया था, उसको भी मैंने इंटरव्यू किया है। सो मेरी टीम ने बहुत मेहनत की है। क्रेडिट गोज टू द टीम एंड टू द पीपल जिन्होंने ये फैसला किया, जिसमें इमरान असलम शामिल है, जिसमें अपना ये हमारे शामिल है CEO वो शामिल है। इमरान असलम टीटो, ये इमरान असलम द ग्रेट थिंकर ऑफ द जियो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं, उसका भाई है, उसका भाई है। अच्छा उनका भाई, अच्छा हाँ उनका भाई है। और इसमें अपना अब्दुल अब्बास साहब हैज गिवन मी द फुल सपोर्ट, एंड आई मस्ट से टीम एंड मीर शकील रहमान, क्योंकि ये फैसला करना बहुत मुश्किल था कि क्या बेनजीर का वॉकआउट दिखाया जाए या ना दिखाया जाए। तो फैसला तो बहरहाल इंतजार है ना।
एंड दे डिड इट। ये था एक दोस्त मेरे का, बड़ा पर्सनल दोस्त था, मतलब वो कोई ताकत में नहीं था, पावर में नहीं था, उसके कहने के बावजूद ये क्या था, इट वॉज ए टीम वर्क। और मुझे आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द colleagues and my team and my organization that they gave me a chance. I started my career from very small reporter, and I worked in for 32 years. 32 years I remained with the group. 32 years. Yeah, it's a lifetime. Sohail Wadai साहब ने भी join किया. Hello Sohail Wadai साहब. Sohail is a very fine man. Of course a legend. हाँ जी, of course a legend of Pakistan journalism. अच्छा, आपका अब जरा लाइट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। आप अपना आजकल क्वारंटीन टाइम कैसे गुजार रहे हैं और क्या क्या एक्टिविटीज हैं? कोई म्यूजिक श्यूजिक क्या चल रहा है? देख रहे हो क्या ये क्या स्नूपी आई विद माय पोता, मैं अपने पोतों के साथ अपनी पोती के साथ होता हूँ, तो ऑल द टाइम आज तो मैंने वो नाई का भी काम किया, मेरे पोते के बाल बहुत बढ़ गए हैं, तो आपको पता है बार्बर तो है नहीं, तो मैंने उसके जो है ना बालों को तो ये आपका नया प्रोफेशन है। Sohail with us right now or not? हाँ, सोहेल साहब ने ज्वाइन किया, आई थिंक ही इज वाचिंग। He is watching. Ask Sohail to ask me the best question which he can ask. एक दिन जियो के साथ अगर आपने सुन लिया, आप भी कोई सवाल पूछे। शर्मिला फारूकी ने भी ज्वाइन किया, वो भी अगर ये मेरे साथ एक दिन जियो के साथ करता तो मेरे से क्या सवाल? सोहेल साहब आपने सुन लिया, आप क्या सवाल पूछते अगर आप पूछते इफ्तिखार साहब को एक दिन जियो में, तो लेट्स सी अब वो क्या जवाब देते हैं जी। हम इंतजार कर रहे हैं, उतनी देर हम आपसे सवाल पूछते हैं। आपको अब नेचर और एलिमेंट्स पे आपका काफी फोकस है। आपने डेफिनेटली आई लव नेचर। I have been to northern area when I finished my matric, and I've gone to Musa ka Musalla. It's a peak in the area of Kagan. वो 13,500 फुट की बुलंदी पर है, तो वो हमने की सबसे पहले, फिर राजगान की, फिर कोट की, ये। और मुझे इसका बहुत शौक है, आई लव, मतलब समटाइम मैं अजीब सा लगता हूँ। मैं विद माय फैमिली, मेरे पास एक जीप थी और अभी भी है, पुठार जीप, उसमें सारी फैमिली को पैक किया, लिया और अल्लाह का नाम लिया, रात को ड्राइविंग करते रहे और पहुंचते रहे। आई हैव विजिटेड ऑल माय कंट्री। गैर मुल्क की जगहों पे सिर्फ एक खूबसूरती है जो हमारे में नहीं है, वो ज्यादा नीट एंड क्लीन है, हम नीट एंड क्लीन नहीं है, लेकिन हमारी ब्यूटी ज्यादा है, हमारे पास बर्फ ज्यादा खूबसूरत है, हमारी ग्रीनरी ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा खूबसूरत झीलें हैं। आप स्विट्जरलैंड को देखते झीलों से भरा हुआ है, लेकिन हमारी झीलों का अपना ही एक रंग है, और वाकई कुछ झीलें ऐसी हैं जो अपना रंग बदलती हैं पानी का। लोग नहीं मानते, लेकिन जब आप बैठे हो तो आपको फिर एहसास होता है। और जो ट्राउट हम खाते हैं ना, प्लाग के पीछे क्या था आइडिया? देखिए, बटरफ्लाई के मैं लंदन में था तो मैंने देखा उन्होंने बटरफ्लाई रखी है, तो मेरे पास जब ये हमें मौका मुझे मिला तो हमने इसको प्रोजेक्ट को दिया, तो सीएम वाज काइंड इनफ, उसने कहा ठीक है, लेकिन यू नो बेटर देन मी, यू नो बेटर देन मी कि PC1 के ऊपर बड़ी बहस थी कि भाई कितने लोग देखेंगे, पैसे कितने खर्च होंगे, टिकट कैसे आएंगे, वो सारी से इंशाल्लाह माशाल्लाह गुजर गए। दिस इज वन ऑफ द, आई वोंट से फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क इन सबकॉन्टिनेंट, बट इट इज फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क इन पाकिस्तान, और वेरी वेल मेंटेन्ड, वेरी वेल मेंटेन्ड। और इसलिए बच्चों को पता लगे पिपा क्या है, तितली जन्म कैसे लेती है, तितली, और हमने सारे मुल्क से तितलियां यहाँ पे इकट्ठी की, जो हमने कोशिश की, जीबी से भी की, हमने KPK की भी की, सारी की, ताकि वैरायटी ऑफ बटरफ्लाईज आए। एंड दैट्स अनदर गुड। देखो, बोटेनिकल गार्डन्स हो या बटरफ्लाई पार्क्स हो या जंगल हो जहाँ पे कोई काम ना हो, सिर्फ जंगल हो, और आपको यूरोप के अंदर जंगल में आपको चीजें गुजरती नजर आती हैं, जब आप क्रॉस कर रहे होते हैं सड़क, तो नॉर्मली वहां पे फेजेंट आपको नजर आता है, रेड नेक फेजेंट है, वो आपको सड़क क्रॉस नजर आता है, हिरन आपको क्रॉस सड़क करते नजर आते हैं। हम भी कर सकते थे, लेकिन अगेन आई विल से हम नहीं कर पाए। उड़ाल हमने बचाए हैं ना, अब देखो कितना बड़ा हर्ड हो गया है उड़ाल का गिलगित बिल्तिस्तान में। जी, मौसीकी में आपको कौन पसंद है, पाकिस्तान और इंडिया? अलग-अलग बताएं। मैं एक बूढ़ा आदमी साहब, है कि मैं अपने उम्र के, जो मेरी उम्र में जो लोग गाने गाते थे,
मुझे वही गाने पसंद हैं, क्योंकि उनके जो वर्डिंग्स थे, उनका जो म्यूजिक था, वो बात का इंस्पायर करता है। मतलब पाकिस्तान से भी मुझे बताएं और इंडिया से भी बताएं। नहीं, मुझे कोई नहीं, मैं सच कोई नाम नहीं ले सकूंगा, लेकिन ये बताऊंगा कि म्यूजिक वही था जो उस जमाने का था, जिसमें देखना, अगर शायर लुधियानवी लिखता है और उसको अच्छा म्यूजिक मिल जाता है, उसको अच्छी कंपोजिशन मिल जाती है, तो वो फिर एक बात, ये नहीं पर्वतों का, ये पर्वतों का साया है या वो क्या है, वो एक मंदिर है। एक मंदिर कैसा होता है, अब मुझे बताओ, वो एक नाबीना औरत है और उससे ये बात की जा रही है, मतलब कि वो क्या है, वो एक मंदिर है। मंदिर कैसा होता है, तेरे मन जैसा होता है। अब बताओ, कंपोजिशन, वर्ड्स देखो, फिर उसका म्यूजिक देखो, धन धना धन धन धना धन। आई एम नॉट कंडेमिंग इन लोगों को, मैं कंडेम नहीं कर रहा, इनका राइट है, ये जो मर्जी करे, लेकिन क्योंकि म्यूजिक की आप बात करें तो वही है ना जो फिर इन लोगों ने लिखा है, लिखने नहीं, कोई वाला। एक और गाना तो बताएं ना, आपका फेवरेट तो होगा कोई, इंडिया का, पाकिस्तान का, कोई गाना बताएं। तो पता ही नहीं है गाना क्या होता है, यही तो, जो मेरी उम्र ये के नहीं हो गाने सकता। सुनो, जो मेरी उम्र थी ना, गानों को देखने की, हुस्न की तारीफ करने की, उन दिनों में मैं सड़कों में जुलूस निकाल रहा था, पुलिस से मार खा रहा था। कभी मैं अपने पुरानी नारगल लेके थाने में बंद होता था, कभी सिविल लाइन में बंद होता था, कभी मैं शिमाली छोड़े के थाने में बंद होता था। जब मुझे ये सारी करना था, जब मैं उससे बाहर निकल के आया तो 72 से 73 आ चुका था। वो फिर ऐसा था कि मुझे काम भी करना था, मैं सबसे बड़ा बेटा भी हूँ फैमिली के अंदर, मुझे वो भी देखना था। मेरे वालिदैन को बहुत नुकसान हुआ, माय फादर, हमारा ऐसे डिफरेंट स्टोरी, तो वो जिम्मेदारी में चल रहा है। तो वो जो गाने सुनने की बात थी, हाँ अभी कोई लग गया तो मैं तारीफ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बोल कुछ, इस मामले में मेरा दोस्त जो अगर सवाल करे उसका उस चले, ठीक, चलें। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप करें। अच्छा, हमने तो आपसे गाना सुनना था, हमने कहा चले आपसे सुनेंगे नहीं आपका नहीं कोई। नहीं आता, यकीन करो, यकीन करो, नहीं आता। देखो ना, मैं और शायद मैं टीम जब कपड़े के बाजार में जाके काली पट्टियां लिया करते थे, तो एक नज़म शायर की गाते थे, ये ये किसका लहू है कौन मरा, ए रहबरे को कौन मरा। हम ये चीजें गाने वाले लोग हैं हमसे, लेकिन ये नहीं कि हमारे तो में ये सुना देना, ये सुना दे, सुनाए। ये भी ये नहीं कि हमारे में एस्थेटिक सेंस नहीं है और हमें हुस्न का तारीफ नहीं करनी आती, या किसी की पलकों की, या किसी के बालों की, या किसी के होंठों की। मैं अगर फूल की तारीफ कर सकता हूँ, मैं अगर परिंदे के कलर्स की तारीफ कर सकता हूँ, तो मैं इन चीजों की भी तारीफ करता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं अच्छे वर्ड्स और अच्छी कंपोजिशन की तारीफ करता हूँ, लेकिन आता मुझे नहीं है, प्रॉब्लम है ना, मेरी सॉरी। सही है। शायरों में फैज साहब या फराज, आपकी सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन कौन सी थी? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट। इफ आई वर से फराज, लोग कहेंगे शिवली, उसका बेटा आज मिनिस्टर बन गया, तो फैज उस दौर का शायर है जब इस मुल्क में आमरीत अपने अरूज पर थी, और फराज भी उस दौर का शायर है जब आमरीत थी। ये दोनों की शायरी को देखो, शायर को भी देखो, शायर भी जब लिख रहा है तो उसमें आमरीत है। शायर ने जो लिखे ना जहाजियों की बगावत, तो वो क्या है, वो यही है ना कि उस वक्त का एक जो दबाव है उसके खिलाफ जालब हो, दबाव के खिलाफ जो शायरी, मुजाहमती शायरी है, वो किसी की भी हो, वो इंस्पायरिंग होती है, वो लोगों को लीड करती है, वो लोगों को लीड करती है। जो ये बेनजीर ने उसकी नज़म पढ़ी जॉन की, जब पहली दफा पाकिस्तान में आई, तो वो भी मुजाहमती शायरी है ना। तो याद रखें, जहाँ पे रेजिस्टेंस हो, लोग रेजिस्टेंस को पसंद करते हैं, लोग रेजिस्टेंस को अप्रिशिएट करते हैं, भला वो खुद कर सकें या न कर सकें, खुद वो बगावत कर सकें या न कर सकें। लेकिन अगर कोई बागी है, अगर उद्दुल्ला भट्टी है, अगर कोई इस किस्म का कैरेक्टर इस जगह पे है, तो उसको अप्रिशिएट करते हैं। आजकल भी हमारे देहाती गानों में उन हीरो का तस्करा होता है जिन्होंने रेजिस्टेंस दी है अंग्रेज को, या जो हमलावर थे। तो ये तो एक रवैया है। तो शायरी में भी यही मेरी तरजीह है कि जो रेजिस्टेंस की शायरी है वो चाहिए, और ये फैसला करना कि फराज बेहतर है, फैज मेरे लिए नामुमकिन नहीं। बेहतर नहीं, आपने उस जमाने में जब आप एक्टिविस्ट थे, तो आपको कोई ना कोई शेर तो आप पढ़ते ही होंगे ना, फैज का या
फैज के बजाय हम शायर पे ज्यादा मुतासर थे। आई डोंट नो व्हाई शायर उद्यानवी वाज मोर। कोई एक शेर बताएं जो आपका ज्यादा था, जो आपको ज्यादा पसंद था शायर का। ये शेर ही है ना कि ये किसका लहू है कौन मरा। मैं आपके लिए तो शेर नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो ये शेर, ये जहाजियों की बगावत ने बड़ी अच्छी नज़म लिखी कि किसका लहू है कौन मरा, मुल्क को कौन बता। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल आज भी वैसे ही इंपॉर्टेंट है। आज भी जो लोग गायब होते हैं या मिसप्लेस होते हैं, तो ये सवाल तो वहां भी बनता है कि ये लोग कहाँ हैं, रह बड़े मुल्क को कौन बता। चले यार, लेट्स टॉक समथिंग नाइस। हम बहुत मेरे वालिद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, वो भी आपको सलाम कह रहे थे। प्लीज कन्वे माय रिस्पेक्ट टू हिम, प्लीज कन्वे माय। एंड बड़े बड़े की बात है, योर फादर एंड आई वी वर बोथ डिफरेंट पीपल। योर फादर एंड मेरी सोच और आपके फादर की सोच बड़ी मुख्तलिफ थी। आपके फादर ने अनारकली में एक दफ्तर बनाया हुआ था हम लोगों को फेंटी लगाने के लिए, तो वी हैव इट, बट वी रिस्पेक्ट, यू नो। आई रिस्पेक्ट लियाकत बलोच। मैंने जब काजी हुसैन अहमद का इंटरव्यू किया, जाती पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें उसे मोहब्बत इश्क की बात की, तो हमराज हसन ने मुझे इंग्लैंड से एक ताने का खत लिखा कि इफ्तिखार साहब, आखिर आप भी तो चले गए ना जमात इस्लामी के दफ्तर। तो मैंने हमराज को कहा कि हमराज पहले वो पढ़ लो। तो ये है कि ये हमारी इनकी जंग रही। योर फादर हैज बीन ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिविस्ट ऑफ हिज स्कूल ऑफ थॉट। इनकी अपनी कुर्बानी है, अपनी सेक्रीफाइस है। मैं कह रहा हूँ हम दोनों हार गए, मैं कह रहा हूँ हम दोनों ही हार गए। जीता कौन? सरमायादार, जागीरदार, आमदी, पार करने वाला, जो रियासत को जवाबदेह होने को तैयार नहीं, वो लोग जीत गए। और हम लोग जो इस रियासत को एक सिस्टम के जरिए चलाना चाहते थे, हम हार गए। ये हकीकत है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। यस, व्हाट इज योर लास्ट क्वेश्चन। कोरोना के बाद आपको बुलाऊंगा ना, तो आप मिलके फिर आपकी मुलाकात करवाऊंगा, तो इंशाल्लाह फिर आप। नहीं, वेयर इज माय फ्रेंड रियल स्वेयर इज नॉट गोइंग टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। स्वेयर, मुझे दुख रहेगा कि तूने एक दिन जियो में तो अपना खिलाड़ी के साथ लेकर सवाल ही कर रहा था यार। उन्होंने मेरे ख्याल में वो सवाल बचा के रख लिया अपनी एक दिन जियो के साथ के लिए। ही इज वेरी, अच्छा, उसका अपना एक स्टाइल जो है, कितना धीमा स्टाइल है, और उस धीमे स्टाइल ने उसको बहुत एक मुकाम दिया है। और जो किए हैं इस एक दिन जियो में, वो कहते हैं कि आर्काइव में रखने वाले हैं। कितने है कि आपने ये जो हीरे की अंगूठी पहन रखी है, इसकी मार्केट कुछ होगी। उनको जवाब निकलवाने का तरीका आता है, गुंजी सच वंडरफुल मैन। अच्छा जी, आपसे लास्ट क्वेश्चन है सर, क्योंकि आजकल सारे ही इस वक्त एक बड़ा मरहला चल रहा है कोरोना की वजह से। इससे पहले आप सवाल करो, मैं जवाब दे देता हूँ। नंबर 1, मास्क शुड बी मस्ट। 1, 2, डिस्टेंस रखने की कोशिश करो। 3, हम जो कुछ कर रहे हैं, हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। जो मैं अपने शहर में देख रहा हूँ, लाहौर में, मुझे बाकी शहरों का नहीं पता, मैं तो निकला ही नहीं। मैं तो सिर्फ, मेरी बहन की डेथ हुई ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस कोरोना। हमने उनके कुल भी उतना नहीं की जितना होता है कि मशहूर कुल लोगों ने शमूलियत। हम सिर्फ घर के लोग बैठे कुल अदा किए, और ये हमने चालू किया। लेकिन ये रियासत, मैं समझता हूँ, नाकाम हो गई है। ये रियासत ही नाकाम हुई, ये हमारा गवर्नमेंट नाकाम नहीं हुई, रियासत का स्ट्रक्चर नाकाम हो गया। जो ढांचा है ना, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसी, मजिस्ट्रेट और इम्प्लीमेंटेशन का, वो नाकाम हो गया। लोग इनकी बात मानने को तैयार नहीं है, ये अफसोसनाक बात है। दूसरी बात ये थी कि हम चलो कर्फ्यू ना लगाते, लेकिन हम ये कह सकते थे, हम जोन्स में कर सकते थे कि भी हर शहर को जोन्स में करते भी, आज एक जोन खुलेगा या आज एक जोन बंद रहेगा पूरी। अब देखो 5 बजे तक दुकानों को खुलने की इजाजत है, लेकिन 6 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक तो सख्ती हो सकती है, नहीं हो सकती, नहीं हो रही। तो मैं समझता हूँ कि रियासत का जो कॉन्सेप्ट था और रियासत की जो अथॉरिटी थी और जो गवर्नेंस की कॉन्सेप्ट था, वो बहुत ज्यादा चैलेंज हो गया। अब तमाम रियासती इदारों को बैठ के सोचना चाहिए कि वक्त तो गुजर जाएगा, अल्लाह ताला बेहतरी करे, हमारी अमवात कम हो, हमें नुकसान से अल्लाह ताला बचाए। लेकिन इसमें एक बात एक्सपोज होगी है कि ये महज लोगों को की कारों के चलान करने से मामला नहीं बनता। आपको ये देखना है कि क्या
आपके हुक्म की तामील हो रही है नहीं हो रही, और अगर नहीं हो रही तो फिर बैठ के सोचना चाहिए कि क्या नए तरीके कारवदा करने हैं। कोरोना से बचने का तरीका यही है जिसपे दुनिया ने अमल किया है, दूर रहो लोगों की महफिलों से, रिस्पेक्ट करो, मास्क जब भी बाहर जाओ मास्क पहनो, और कोशिश करो कि मजमे से दूर रहो। मैं तो बिलीव करता हूँ, मैं तो बिल्कुल, हमने अपने अपने मुलाजमों को भी छुट्टी दी हुई है, हमने ड्राइवर्स को भी छुट्टी दी है, गारमेंट्स को भी छुट्टी दी है एक को, और हमारे घर में जो मेड सिर्फ एक काम कर रही है और वो भी सुबह कहते हैं कि कपड़े चेंज करो, ये करो, वो करो। तो ये है कि हम सबको करना चाहिए। और ये जो कहा गया गरीबों को नुकसान होगा, देखो 200 अरब रुपया दिया गया है लेबर्स के लिए। और मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे जरिए पूछना चाहूंगा, क्या हुकूमत बताना पसंद करेगी एसओपीस क्या है? वो 200 अरब रुपया किस तरीके से तकसीम किया जाएगा, वो तरीका भी तो बताए ना। क्या हमारे पास डेटा है? क्या हम उन डेली वेजर्स के पास पहुंच सकते हैं? ये भी सवाल है जो आज हमारे सामने, कल हमें इनका जवाब देना होगा। खुदा न खास्ता कर कोई और क्लेमिटी आ सकती है, हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, अब तो दुनिया ही बिल्कुल बदल गई है। अब तो बल्कि जब कोरोना का ये खत्म होगा तो मेरे ख्याल में अगर अब भी हुकूमतें वक्त या बाकी दुनिया की भी हुकूमतें सिर्फ सेहत पे अगर फोकस ना करेंगी, अच्छे अस्पताल नहीं बनाएंगी, अच्छे सेहत के सिस्टम नहीं बनाएंगी, तो फिर ये हम अपनी जो है वो कब्र खुद ही खोद रहे होंगे। क्योंकि अब तो दुनिया को अंदाजा हो गया है कि सेहत पे अगर आप ना इन्वेस्ट करें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना डेवलप करें, तो फिर इस तरह की कैलेमिटीज जब भी आएंगी तो हमारा नुकसान ही होगा। और अभी जो स्टेट की पॉलिसी या बाकी भी पॉलिसी लग रही है वो यही लग रही है कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। मैं आपसे कहना चाहूंगा फाइनली, मेरा ख्याल है कि कोरोना के बाद कैपिटलिज्म को बहुत बड़ा धचका पहुंचा। जैसे बड़ा, क्योंकि मेरे अंदर का वो आ जाता है ना, फिर मुझे लगता है कि कैपिटलिज्म को धचका लगेगा। क्योंकि जो ये कैपिटलिज्म है, इसने तमाम ताकत अपने पास रखी, रिसोर्सेज सारे इनके पास, यानी हॉस्पिटल तक प्राइवेट के पास हैं। मैंने जो पहला टेस्ट करवाया मैंने अपने बेटे का, तो मैंने एक प्राइवेट उससे करवाया है जो होती है लेबोरेटरी, एंड आई हैव पेड 8,000 फॉर दैट टेस्ट, 8,000 रुपीज। तो मेरे दोस्त, मेरा ख्याल है इसको भी पहुंचा, ठीक है कि हमें हेल्थ पे, सर हेल्थ के अलावा लोगों को भी समझाना पड़ेगा कि रियासत जो कहती है उसको मानो। दे हैव टू टॉक विद द स्टेट, रियासत के साथ, एसी के साथ, डीसी के साथ, मजिस्ट्रेट के साथ इनको ताउन करना चाहिए। इनकी बेचरी है। आप देखना हमारे लोगों की भी कंफ्यूजन है ना कि वो स्टेट किसको माने, स्टेट क्या है, ये भी तो समझ नहीं आता। इसके लिए मैं लोकल बॉडी का हमायत करता हूँ ना, कि जब लोकल बॉडी, जब उनकी अपनी हुकूमत होगी ना इलाकाई, एक तहसील के अंदर, तो फिर वो उसको वो मानेंगे कि हाँ यार ये जो हम बात कर रहे हैं या सही कर रहे हैं और हमें ये इस पे अमल करना चाहिए। और बाकी मैं आजकल अपने पोते के साथ खेलता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। और उधर ये कुछ किताबें जो मैंने नहीं पढ़ी, लाइब्रेरी में पढ़ी थी, उनपे पढ़ गया था, उस पढ़ रहा हूँ। किताबें पढ़ने को, लेट्स सी कि जब कोरोना खत्म हो तो क्या मैं के मुकाबले में ज्यादा पढ़ा लिखा होऊंगा या तो मैंने पढ़ाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आवर व्यूअर्स के आज का आपने सेशन देखा इफ्तिखार साहब के साथ, उनका एक्सपीरियंस, उनकी हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बताया, और उनके जिस तरह की चीजें उन्होंने पाकिस्तान में उतार चढ़ाव देखा सियासत का और आगे वो क्या देखते हैं। सो इट वाज अ वेरी गुड सेशन। टुमारो हमारे साथ होंगे फहद हुसैन साहब, जो कि डॉन के रेजिडेंट एडिटर हैं इस्लामाबाद के, और इंशाअल्लाह उनसे सुनेंगे कि उनका कोरोना के बाद की जिंदगी के बारे में क्या ख्याल है। थैंक यू वेरी मच और खुदा हाफिज। थैंक यू, खुदा हाफिज।